नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कई वीडियोस अगर आपने देखे हैं, तो अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नई-नई जजमेंट्स के साथ हम आपके समक्ष आते रहें, आपकी जानकारी और हम सबकी जानकारी में थोड़ी-सी वृद्धि हो। और आइए हम आज एक नई जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और इस जजमेंट में क्या था और ये इसमें जजमेंट में जानने से पहले एक बात को हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई एक सेटलमेंट हो जाए या कॉम्प्रोमाइज डीड सेटल्ड हो जाए, तो अगर दूसरी एक पार्टी चाहे तो कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए या कुछ अल्टरेशन कर दिया जाए, तो क्या उसका एक राइट बनता है उस पार्टी का कि चूंकि एक डीड एक सेटल्ड हो चुकी है और इसके बाद अगर वो चाहें कोई एप्लीकेशन लगा के कि इसे मॉडिफाई कर दिया जाए, अल्टरेशन कर दिया जाए, तो कोर्ट ने उन सारे पहलुओं को माननीय कोर्ट ने उन सब पहलुओं को गौर किया और कुछ जो है कुछ मतलब डायरेक्शंस भी दी हैं इसमें, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर कोई भी इस ऐसे सिमिलर केसेस होते हैं, उसमें ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल भी हो सकती है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था इसमें। ये आज ही के दिन ही एक जजमेंट आई है, एक न्यू जजमेंट है, बहुत रिसेंट जजमेंट है। तो हम पहले इस जजमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। ये एक स्पेशल लीव पिटीशन से दोबारा निकली गई 1052/2022 की एक सिविल अपील है, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन 9496 ऑफ 2020 एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें देखिए क्या था कि एक पार्टी में जो अपीलेंट ने हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको चैलेंज किया था, क्योंकि हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी 22/11/2019 की। तो उन्होंने क्या किया था, उसमें हाई कोर्ट माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन थी जो कि अपीलेंट ने एप्लीकेशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 152, 153 रीड विद सेक्शन 151 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि मॉडिफिकेशन जो की ऐसे संबंधित है कि अगर सिविल प्रोसीजर कोड का अगर हम देखेंगे कि सेक्शन 151 क्या कहते हैं, अगर हम सिर्फ इंडेक्स में ही हम देखते हैं उसमें सेक्शन 151 क्या कहता है, तो उसका हम जानने की कोशिश करते हैं कि 151 जो होता है वो एक इनहर्ट पावर्स होती है कोर्ट की। अगर कोई भी रिलीफ लेना चाहे तो आप 151 के अंदर सीपीसी के अंदर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और 152 जो है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट से संबंधित है और 153 जनरल पावर टू अमेंड से संबंधित है। तो कोई भी अगर क्लैरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक्स होती है जजमेंट्स में, तो या फिर कोई ओमिशन हो जाए, कोई पार्ट मिस हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति चाहे 152 के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है। और 153 एक जनरल पावर टू अमेंड की होती है कि कोर्ट की पावर भी होती है कि अगर कुछ लगे कि कोई डिफेक्ट हो गया या एरर हो गई है प्रोसीडिंग्स में, तो कोई अमेंडमेंट की जो आवश्यकता है, तो कोर्ट जो है वो उसकी कोर्ट के पास भी पावर होती है सेक्शन 153 के अंदर पावर टू अमेंड करने की। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि एक एप्लीकेशन लगाई थी 152 और 153 और रीड विद सेक्शन 151 सिविल प्रोसीजर कोड में कि एक जो मॉडिफिकेशन कर दी जाए उस जजमेंट का जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी 3 जुलाई 2019 को, और जो कि डिसमिस कर दी गई है उस एप्लीकेशन को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, तो और इससे पहले क्या तो फैक्ट्स ये थे कि जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने एक सूट फाइल किया हुआ था और उसमें जो था कि एक डायरेक्शन प्रेयर मांगी थी कि एक रिलीफ मांगी थी कि जो डिफेंडेंट है, जो कि अपीलेंट है, उनको रोका जाए कि रिस्ट्रेन किया जाए। लिखा है कि फॉर रिस्ट्रेन, हाँ जी, रिस्ट्रेन किया जाए कि एक प्रोडक्ट था जो कि FX 991 ES प्लस बेरिंग का जो प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को जो है कि वो एक रजिस्टर्ड डीड है, सॉरी रजिस्टर्ड डिजाइन है जो कि प्लेंटिफ का था। और उन्होंने कहा कि जो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया था और जो उसमें भी ये नंबर लिखा हुआ था जो ये मेंशन किया गया, इस प्रोडक्ट को पर उनको रिस्ट्रेन किया जाए, ये करके एक प्रेयर मांगी थी। और फिर बाद में कुछ मैंडेटरी इंजंक्शन की भी प्रेयर मांगी थी। फिर आगे क्या हुआ था, तो आगे हम देखते हैं पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जो रिस्पोंडेंट ने प्लेंटिफ ने यही कहा कि रिस्पोंडेंट ने
जो प्रोडक्ट था वो एक ऐसा FX 1991 ES प्लस करके जो था वो रिस्पोंडेंट ने अप्लाई किया था डिजाइन के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के लिए जो कि इंट्रोड्यूस्ड मतलब जो कैसियो FX 99 ES प्लस करके एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, और उन्होंने रजिस्टर्ड डिजाइन के लिए एक डिजाइन के लिए रजिस्टर्ड किया है, मतलब एक एप्लीकेशन लगाई थी। तो उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चला तो अपीलेंट को पता क्या ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐसे ही मार्केट में था, ऑरपेट FX 99 ES प्लस करके एक प्रोडक्ट था, तो फिर इसलिए रिस्पोंडेंट ने एक सिविल सूट फाइल किया उसमें, और उनको हाई कोर्ट से एक्स पार्टी एड इंटरिम स्टे मिल गया 28/11/2018 में के लिए। तो फिर उसके बाद पार्टीज को मेडिएशन के लिए भेजा गया, जो कि इसमें फिर एक सेटलमेंट डीड बनाई गई 16/5/2019 में। माननीय हाईकोर्ट ने उसे मेडिएशन के लिए भेजा, फिर सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ 16 मई 2019 का। फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने डिग्री दे दी सूट की 3 जुलाई 2019 में, और इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था उसके आधार पे डिग्री दे दी। तो फिर इसके बाद अपीलेंट्स ने एक एप्लीकेशन लगाई 152 153 रीड सेक्शन 151 ऑफ CPC की करेक्शन कर दी जाए, रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट कर दिया जाए जजमेंट में, कि उसमें कहा कि सेटलमेंट एग्रीमेंट्स था वो सिर्फ ट्रेडमार्क के लिए था। ये जो ट्रेडमार्क का बात की है उन्होंने ये कहा है, लेकिन एक तरह की टाइपोलॉजिकल एरर हो गई है, और उसमें बताया गया है कि एक जो FX 99 ES प्लस करके FX जहाँ पर हाइफन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर हाइफन मार्क लगा, यहाँ पर जबकि एक स्लैश लगा हुआ है, बस उन्होंने कहा कि ये एक टाइपोलॉजिकल एरर है। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने FX करके स्लैश लगाया, यहाँ पर सिर्फ एक हाइफन करके लगाया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ये एक टाइपोलॉजिकल एरर है, लेकिन हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, और उसके बाद ये अपील डाली गई। और अपील में पहली अपीलेंट ने कंटेंशन से रखे कि हाई कोर्ट ने एक काफी ज्यादा एरर की है एप्लीकेशन में, जो कि फाइल हुई थी, जो कि उनको कंसिडर करनी चाहिए थी जब एप्लीकेशन 152 CPC के अंदर फाइल की गई थी। और क्योंकि फिर ऑर्डर 23 रूल 3 के बारे में बताया कि जो कि कॉम्प्रोमाइज से संबंधित है, और फिर कुछ जजमेंट्स का साइटेशंस दी, और फिर कहा कि हाई कोर्ट की एक इनहेरेंट जुरिसडिक्शन होती है कि कोई भी कंसेंट अवार्ड हो जाए जो कि कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे हुआ हो, तो और जो कंफर्मिटी विद द कॉम्प्रोमाइज हो, तो एक रिलायंस भी ये एक और जजमेंट के ऊपर उन्होंने रिलाई किया, और कहा कि एक हाइफन है, सिर्फ इतना ही वो मांग रहे थे कि इसमें थोड़ा अल्टर कर दिया जाए, क्योंकि FX के और 99 के बीच में एक हाइफन लगा के जो मार्क था वो लगाया हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो था वो स्लैश इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जब सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ उसमें एक तरह का स्लैश डाल दिया गया। अब क्योंकि सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गया, फिर उसके बाद जो थी डिग्री पास हो गई उसी सेटलमेंट एग्रीमेंट के बीच में, तो फिर यही चीज है उन्होंने कंटेंशन रखी। तो इस कंटेंशन को अपोज भी किया, कहा कि ये कोई फ्रॉड नहीं हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई सेटलमेंट एग्रीमेंट में। रिस्पोंडेंट ने यही वर्जन उठाया कि कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं थी सेटलमेंट एग्रीमेंट में, और हाई कोर्ट ने एकदम ठीक किया, एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ डिग्री से रिलेटेड थी। तो उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट एंड पार्टीज ने एग्रीड थे कि एडवोकेट्स थे वो मेडिएटर बनेंगे, और फाइनल जो एग्रीमेंट जो हुआ था वो चेक किया गया था, साइन किया था मेडिएटर ने भी, और फिर उसके बाद कोर्ट ने एग्जामिन किया एग्रीमेंट को, और फिर उसके आधार पर ही डिग्री पास की गई है। ऐसे नहीं कि मतलब ये कंटेंशन उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि फिर बाद में कहा कि कॉरेस्पॉन्डेंस थी बीच में एडवोकेट्स के बीच में पार्टीज में। उन्होंने साफ साफ कह रखा था कि अपीलेंट जो है ये नंबर FX 99 ES प्लस या FX 99 ES और कोई भी डिसेप्टिव और कंफ्यूजिंग जो नाम है, सिमिलर नेम है, वो नहीं यूज करेंगे। तो ये उन्होंने अपनी पूरी कंटेंशन रखी, और फिर कोर्ट्स ने ईमेल्स को एनालाइज किया, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो हुई थी दोनों एडवोकेट्स के बीच में, पार्टीज के बीच में, तो तभी हम कुछ अप्रिशिएट कर पाएंगे कंटेंशंस क्या थी। तो सारी ईमेल्स को जो भी उनकी थे कम्युनिकेशंस थी वो उन्होंने एनालाइज किया। अब उसके हम ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बताया कि एक दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंसेस हुई, फिर उसके बाद एक मॉडिफाइड सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ जो एडवोकेट्स ऑफ द अपीलेंट एंड द एडवोकेट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जो कि 7/3/2019 में हुआ। और फिर उसके बाद मॉडिफाइड सेटलमेंट एग्रीमेंट होने के बाद मॉडिफाइड सेटलमेंट एग्रीमेंट में
प्लस जो होने के बाद फिर फिर मेडिएशन के टर्म्स एडवोकेट रिस्पोंडेंट 23/3/2019 में एफएक्यू बताया कि सम एडवोकेट जो अपीलेंट ने सब कुछ अल्टरेशंस मांगी थी, अल्टरेशंस मतलब सजेस्ट की थी मेडिएशन टर्म से ईमेल में 10/4/2019 में। फिर इसके बाद ये अल्टरेशंस के बाद आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, थोड़ी सजेस्ट की थी जो उन्होंने अल्टरेशंस, ये सारी अल्टरेशंस हैं जो सजेस्ट की गई थी। फिर आगे देखिए, आगे बताया कि इसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट जो हुआ था 14/5/2019 के बीच में एक फाइनल ड्राफ्ट हुआ था, और उस फाइनल ड्राफ्ट में ये देखिए यहाँ पे जब पूरा तरह सा ड्राफ्ट बन गया तब उसके बाद उस पॉइंट पे उन्होंने ये लिखा कि जो स्लैश था वो हाइफन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर एक स्लैश ही लिखा हुआ है। तो और फिर कोई ऐसा कोई नंबर यूज नहीं करेंगे जो कि डिसेप्टिव हो, जो कंफ्यूजिंग हो सिमिलर पैकेजेस के बीच में रिस्पोंडेंट के। तो इसके बाद फिर सेटलमेंट जो एग्रीमेंट था एग्जीक्यूट हो गया 16/5/2019 में। और फिर इसके बाद बताया कि सम अल्टरेशन दोनों पार्टीज के बीच में हुई थी, मतलब सजेस्ट प्रपोज किए थे दोनों पार्टीज में, और कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया। उसके बाद जब सेटलमेंट एग्रीमेंट कम्युनिकेट हो गया उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया 14/5/2019 के बीच में। तो और फिर कुछ जजमेंट्स को भी डिस्कस किया है इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो कहा आगे ही बताया कि कंसेंट डिग्री जो है वो एक एस्टॉपल नहीं होती अगर कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो विशिएटेड बाय फ्रॉड हो। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो विशिएटेड बाय फ्रॉड हो, जब मिसरिप्रेजेंटेशन हो, जब मिस्टेक हो, तब कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स होती है कि रेक्टिफाई करे कंसेंट डिग्री को, क्योंकि इंश्योर हो कि ये फ्री फ्रॉम अर्थमेटिक एरर हो और जो कि कंफर्मिटी पे आए जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था। तो अनडाउटली कि कोर्ट ने एंटरटेन की एप्लीकेशन 151 सीपीसी को फॉर अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन, लेकिन वो एक कंसेंट साथ में लिखा है कि कोर्ट कैन एंटरटेन, मींस कोर्ट कर सकती है एंटरटेन सेक्शन 151 सीपीसी के अंदर कि अगर कोई अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन हो के लिए अगर कोई सेम इज विशिएटेड बाय फ्रॉड और मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन यहाँ पे बताया कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी एज प्रोजेक्टिव बात काउंसिल ने जो अपीलेंट के काउंसिल ने बताई है वो एफएक्स और 991 की थी और कुछ सेपरेट मार्क्स थी इन सेटलमेंट डील पे, और अंडरस्टैंडिंग हो गई थी पार्टीज के बीच में एफएक्स 99 ES प्लस करके और एज ए होल, और सिर्फ एफएक्स से रिलेटेड कोई ऐसी कोई रेफरेंस नहीं थी। तो पूरा का पूरा इसके ऊपर इनकी सेटलमेंट हो गई थी। तो एग्रीमेंट जो अराइव हुआ था काफी कंसल्टेशंस हुई थी और डिलिब्रेशंस हुई थी और पार्टीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करती रही और 6 महीने लग गए जिसकी वजह से सेटलमेंट हुआ। और फिर फाइनल सेटलमेंट जब हुआ फिर अप्रूव किया मेडिएटर ने और हाई कोर्ट ने भी अपना अप्लाइड माइंड किया और फिर सेटलमेंट पे एग्रीमेंट सेटलमेंट पे डिग्री दे दी। तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी एप्लीकेशन को कि एंटरटेन नहीं किया एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन फाइल की थी 152 सीपीसी में, और कंसीडर सबमिशंस पार्टीज की कंसीडर की और एग्जामिन भी किया कि अपीलेंट ने कोई मेड ए केस ऑफ मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन अंडर 23 रूल 3 के अंदर जो एप्लीकेशन लगाई गई है, लेकिन कोई एलिगेशन नहीं थी कि कोई फ्रॉड हुआ हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई हो ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट के बीच, रिस्पोंडेंट की साइड से। इसलिए हम भी एग्री नहीं करते हैं अपीलेंट्स की कि कोई मिस्टेक हुआ है और जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुई है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर सेटलमेंट हुई है, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है एडवोकेट्स के बीच में, एडवोकेट्स और पार्टीज और जो कि एक्सपर्ट्स थे लॉ में, और कोई एम्बिग्विटी या कोई लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं थी जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो इसकी वजह से कोई मिस्टेक कोई मिस्टेक थी भी, अगर हम मिस्टेक भी एज्यूम कर लें, लेकिन कंसेंट डिग्री को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, अल्टर नहीं किया जा सकता अगर कोई मिस्टेक जो होगा वो बहुत ज्यादा या फिर पेटेंट हो या ऑब्वियस मिस्टेक हो। तो इसी ग्राउंड पे जो एप्लीकेशन की जो थी उनकी जो अपील थी डिसमिस कर दी और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा। तो इस जजमेंट से यही निकल के आया कि जब भी कोई कॉम्प्रोमाइज होता है कंसेंट डिग्री कोर्ट माननीय कोर्ट पास करती है, जब तक कोई किसी तरीके का फ्रॉड ना हो या मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो पार्टी की साइड के बीच में, तब तक कोई भी ऐसी कंसेंट डिग्री को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहले तो सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट के बीच में सजेशंस हुई, सजेशंस के बाद फिर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बना, सेटलमेंट एग्रीमेंट होने के बाद फिर मेडिएटर साहब ने भी उस पे सिग्नेचर्स किए, फिर
उसको एग्जीक्यूट किया गया, फिर हाई कोर्ट के समक्ष रखा, मतलब जो कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, कोर्ट जो होगी वो अपना अप्लाई करेगी माइंड पे, माइंड करने के बाद फिर वो डिग्री बनती है। तो जब डिग्री बन जाए और ऐसी कोई एलिगेशन हो कि इस तरफ से कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या फ्रॉड हुआ है, तो ऐसे केस में जो है वो मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। इसी जजमेंट में ये निकल के आया, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर हम आपके समक्ष नए जजमेंट्स के साथ वीडियोस सामने समक्ष लाते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।